श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन करके आप सबका दिल दहल उठेगा। तो चलिए, आज की लीला कथा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है फरजाना शेख ने, जो कि फतेहपुर सीकरी की घटना है। दोस्तों, सत्य लीला कथा है जो लड्डू गोपाल जी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फरजाना कहती हैं कि ये घटना मुझे किसी और ने नहीं, कहीं से मुझे भेजी नहीं गई है। फरजाना कहती हैं कि मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ ये घटना घटित हुई है। और उन्होंने कहा कि जब ये घटना घटित हुई तो बहुत समय तक के लिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ मेरे साथ कुछ बुरा हो गया था। तो उन्होंने बहुत कुछ जब मुझे बताया तो बिल्कुल सच में मेरा दिल दहल उठा कि कोई कैसा ऐसे कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फरज़ाना कहती हैं कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मेरी सारी बड़ी बहनें जो हैं वो शादी हो गई है उनकी। क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ तो हमारे घर में शादी बहुत पहले कर देते। मेरी शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। मेरे अब्बू जो थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरे भाई जो थे, आप कह लीजिए कि एक बहुत ही क्रूर इंसान थे। मेरे भैया कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करते थे। मुझे कहीं आने-जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि हमारी जो दीदी थी, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी होने के बाद उन्होंने बाज़ार देखा था कि बाज़ार होता कैसे है। हम लोग फ़तेहपुर सीकरी के एक कुमरी छोटी-सी गाँव है, वो वहीं पर हम लोग रहते हैं। फरज़ाना कहती है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे और जब मैं स्कूल भी कभी जाती थी, तो टीचर से भी कह दिया गया था कि ये इधर-उधर ना जाएँ या बस हमें रहें यहीं पर, हम शाम को लेने आ जाएँगे और सुबह छोड़ने आ जाएँगे। मतलब इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थी हमारे यहाँ। वो कहते थे हम मुस्लिम हैं और हमारा धर्म है कि हम कहीं किसी को ना देखें। इसी तरह से फरज़ाना कहती हैं कि हमारी बहनों की ज़िंदगी गुज़री और मेरी भी ऐसे ही गुज़र रही थी। जब मैंने 12th पास कर लिया, तो फिर जो मेरी पढ़ाई आगे की करनी थी, मैंने अपने अब्बू से बात की। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, पढ़ाई आगे कर लो। लेकिन जब मेरे भाई ने सुना तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। दोस्तों, मेरे भाई का नाम हैदर अली है। उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है पढ़ाई तुम्हें आगे नहीं करवाऊँगा। अब तुम्हारी शादी होगी, जैसे सारी बहनों की शादी हुई, वैसे तो उन्हें कम पढ़ाया मैं, वैसे तो मैंने सिर्फ़ उन्हें 8वीं ही पास कराया। लेकिन तुम्हारे कहने की वजह से मैं तुम्हें मतलब अब्बू के कहने की वजह से मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, लेकिन आगे की पढ़ाई अब तुम नहीं करोगी। ये सुन कर के मैंने खाना-पीना छोड़ दिया, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी और मेरा मन था कि मैं आगे जाके कुछ करूँ। लेकिन मेरे घर वालों की वजह से नहीं करवा सकी। मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी अपने घर में, क्योंकि जो मेरे भैया भाई थे वो मार भी देते थे कभी-कभी हम लोगों को। पिताजी को एक पैर में दिक्कत थी, उन्हें फाइलेरिया की बीमारी थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि वो उन्हीं पर ही डिपेंड थे। तो इसलिए सुनना पड़ता था। लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए मैंने कहा कि मैं पढ़ूँगी आगे, मुझे कुछ करना है। भैया ने मुझे उस दिन बहुत मारा था, मुझे तो थप्पड़ खींच-खींच कर मारे थे जिस वजह से पूरी रात मेरा गाल सूजा हुआ था। भाभी ने भी बहुत रोका, उस वजह से भाभी को भी उन्होंने मारा था। ये देख कर के मैंने एक बार के लिए आस छोड़ दी थी कि मैं आगे पढ़ूँगी। उसके बाद मैंने अपनी दीदी को फ़ोन करके बताया, तो जब मेरी दीदी को ये बात पता चली, तो मेरी दीदी जो थी जो सबसे बड़ी वाली हैं, वो भैया से भी बड़ी हैं, भैया दूसरे नंबर पे हैं। तो उन्होंने जब भैया से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भेज दो, अगर तुम्हें कहीं विश्वास नहीं है बाहर के लिए तो मेरे यहाँ भेज दो। तो कहते फिर उन्होंने बहुत समझाया गया। तो तो जीजा जी की भी बात वो मानते थे हमारे, तो बहुत समझाने के बाद फिर उन्होंने भेजा। बोले ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। तो हमारी जो मतलब दीदी हैं, उनकी शादी मछली शहर में हुई है, तो मुझे मछली शहर पढ़ने के लिए जाना पड़ा। तो मैं वहाँ पर गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन भैया ने मुझे ख़ास कह रखा था कि तुम मतलब बुर्खा पहन कर जाओगी और बुर्खा पहन कर आओगी। मैं तुम्हें खुले मतलब कहीं भी तुम्हारा हाथ-पैर बिल्कुल खुला ना रहे, तुम्हारी नज़रें नीचे ही होनी चाहिए। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ास इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे उनको कि तुम्हें ऐसे-ऐसे करके जाना है। मैंने सब हाँ इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मना करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो भैया मुझे कभी जो है जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे मज़हब में होता है मुझे वो वैसे भी करना ही था। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कहा, नकारा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो मैं दीदी के घर गई। दीदी के घर गई तो दीदी का परिवार थोड़ा-सा बड़ा है।
काफ़ी सारे लोग रहते हैं परिवार में। तो वहाँ पर मैं 6 महीने तो कैसे भी रही, लेकिन जो उनकी सासू माँ थी वो थोड़ा-सा मतलब बड़बड़ करती थी दिन भर, बहन को बुलाकर रख रही है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलती जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने अपनी दीदी से कहा कि मुझे कहीं पर हॉस्टल दिला दें पास में ही, तो मैं वहाँ पर रह लूँगी। तो जब दीदी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा अगर भाई जान जाएँगे ना तो मेरा भी गला काट देंगे और तेरा तो जो करेंगे वो करेंगे ही। तो कहती थी कुछ नहीं कहेंगे, अब आप तो देखती हैं ना, अब आपको भी आपकी सासू माँ सुनाती हैं, मुझे भी कहेंगे, इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा कीजिए। तो फिर उन्होंने जीजा जी से बात की, तो जीजा जी ने बोला ठीक है, वैसे भी अब ज़माना बदल रहा है, इतने सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारे यहाँ है, हम मेरी जानकारी में एक हॉस्टल है, मैं वहाँ पर दिला देता हूँ, तो वो वहीं पर रहेगी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने दिला दिया, उन्होंने मुझे वैसे ही इंस्ट्रक्शंस दिए जैसे मेरे भाई ने दिया था कि हिजाब पहनकर ही आना-जाना। तो जब वहाँ पे आगे की जाके पढ़ाई अपनी करने लगी, तो उन्होंने मतलब वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी दोस्तों। तो वहाँ पर जब वो जाती हैं तो कुछ कोचिंग्स वग़ैरह थे, उन्होंने लगवा लिया था, पहले से ही लगे हुए थे। तो वो वहाँ पर थे तो उनको हॉस्टल मिल गया था, हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियाँ थी। जब वो पहन कर जाती तो हॉस्टल में जो लड़कियाँ थी, वो हँसा करती थी। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद दोस्तों उनकी एक रूममेट आई कविता। कविता आई, तो कविता अपने साथ दोस्तों लड्डू गोपाल जी को लेकर आई। लड्डू गोपाल जी को देख कर के कविता के साथ रहने आई, तो जो फरज़ाना थी उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि देखिए, मतलब जो वार्डन थी उससे कहा कि देखिए मैम, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। ये मतलब इस तरह से भगवान वग़ैरह मतलब पूजा वग़ैरह करती हैं, मैं नहीं रहूँगी। तो क्योंकि फिर वार्डन ने कहा कि कहीं पर और खाली नहीं है, अगर तुम कहीं और नहीं रहना चाहती हो, तो तुम्हें इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए कर लो, जब कोई और आएगी तो मैं इनको हटा दूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कविता और फरज़ाना एक साथ रहने लगी। फरज़ाना और कविता एक-दूसरे से बोल-चाल नहीं रखती थी, बोलती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बोला करती थी। धीरे-धीरे फिर उन लोगों में बोलना शुरू हुआ। एक रात क्या हुआ था कि कविता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कविता को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो उसके पास दवाइयाँ भी नहीं थी। तो अपने घर में अपनी मम्मी के पास फ़ोन करके कह रही थी कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वार्डन से बात करके दवाइयाँ मँगा लो। उसने कहा वार्डन को मैंने फ़ोन किया था, उनको आने में वक़्त लगेगा। तो जब फरज़ाना ने ये बात सुनी तो उसने उसको दवाई दी, दवाइयाँ दी, उसके बाद कही कि दवाइयाँ ले लो। इसी तरह से उन दोनों में बोलचाल दोस्तों शुरू हो गई। कविता से बोलचाल इस कदर बढ़ गई थी कि वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड हो गए थे। फिर कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद वार्डन ने जब ये बात कही कि क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और लड़की को इसमें रखूँ? तो फरज़ाना ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तो दोनों साथ में मतलब अपने कोचिंग्स वग़ैरह, कॉलेज वग़ैरह आने-जाने लगे थे। तो इसी तरह से कोचिंग वग़ैरह जब वो करती थीं, तो एक बार जो है दोस्तों उन्होंने मतलब जो अपना पहनती हैं, वो नहीं पहन कर गई थीं। जो अपना पहन कर जाती हैं, हिजाब जो भी बोलते हो, वो नहीं पहन कर गई थीं। तो उसी बीच उनके भाई वहाँ पर मिलने आ गए उनसे। मिलने के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि फरज़ाना कहाँ है? तो उन्होंने झूठ बोला उनके भाई से कि वो हॉस्टल में नहीं है, वो अभी पढ़ाई के लिए ही गई हुई है। तो उन्होंने बोला कि भैया परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल सख्त के तरीके से रखती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हों। तो इसी तरह से उनके भाई रुके नहीं, बात-वात की, उसके बाद चले गए, बोले कि तुम्हारे पास है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, तो चले गए। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है, ईद वग़ैरह आ जाती है, तो ईद पे जब ईद आती है तो फरज़ाना जो है फ़ोन करती हैं इनको कि फरज़ाना फ़ोन करती हैं अपनी बहन को कि ईद आ गई है, अब मुझे घर जाना है क्योंकि ईद की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। तो कहती हैं ठीक है। ईद की छुट्टियों के लिए दोस्तों जो फरज़ाना होती हैं, वो कहती हैं कि मुझे घर जाना है, तो कविता कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती हैं क्यों? तो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है जाने का, तुम चली जाओ, तो घर नहीं जाऊँगी मैं। तो वो कहती ठीक है, लेकिन फिर फरज़ाना कहती है ऐसा करो यार, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर चलो, मेरी मतलब मेरी बहन है, आप ही बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी आपी के घर चलो, क्योंकि उनकी आपी ने बोला था कि हम घर नहीं जाएँगे, अब तुम मेरे यहाँ की ईद मना लो, उसके बाद तुम अपने हॉस्टल चली जाना। तो कहती है ठीक है। तो क्योंकि कह रही थी कि ईदी भैया भी लेकर आएँगे। तो इसी तरह से दोस्तों वो फरज़ाना जो है कहती हैं कि चलो यार, मेरी बहन का घर बहुत दूर नहीं है, यहीं पर हम चलते हैं, चल के फिर हम वापस आ जाएँगे ना, क्यों परेशान हो रही हो? एक ही दिन तो रहना है हमें, फिर हम साथ मतलब कोचिंग वगैरह चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जाती हैं दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को लेती हैं, अपने बैग पैक करती हैं, सारी चीज़ लेकर के उनके घर जाती हैं। उनके घर वो जैसे ही पहुँचती हैं दोस्तों, वैसे ही उनका जो भाई था, वो आ जाता है। वो आ जाता है, तो वो देखते ही अपने भाई को काँपने लगती हैं। तो कहती हैं कि फरज़ाना, मैं उस दिन आया था तुम दिखी नहीं, और आज ये कौन है? ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? फरज़ाना डरते हुए कहती है कि भैया ये मेरी क्लासमेट है, ये मेरे साथ रहती हैं। तो वो कहती है कि क्लासमेट? तो
मतलब जो कविता थी वो कहती हैं कि भैया ये मेरी क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ में रहते हैं। फरज़ाना ने तो कुछ भी नहीं बोला था, फरज़ाना का डर के मारे हाथ-पैर काँपने लगा था, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि उसकी बहन किसी के साथ हॉस्टल में रह रही है, जो कि उनके भाई को बिल्कुल कभी पसंद ही नहीं आएगा। ये बात जब उनके भाई को पता चली तो उनका पूरा गुस्सा मतलब उनके सर पे चढ़ गया। वो वहीं पर चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेजा था? पढ़ाई के लिए, ना ही दोस्ती यारी के लिए। और तुमने दोस्त भी बनाए तो कैसे दोस्त बनाए? ऐसी लड़की जो एक हिंदू की है। इस तरह की सोच बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही बुरी उनकी सोच थी दोस्तों। तो उनकी जो मतलब बहन थी बड़ी वाली, उन्होंने कहा कि भैया जाने दीजिए बहन, तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला उस टाइम पर। दोस्तों उसके बाद वो जो लड़की थी मतलब कविता, उससे बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम चले जाओ घर, तो तुम हॉस्टल में क्यों रहने लगे? तो सारी बातें उन्होंने साफ-साफ बताई कि हमारी जो सासू माँ हैं वो बहुत ही किच-किच करती थी हमेशा, बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बातें सुनाती थी, इसी वजह से मैंने इसको हॉस्टल में भेज दिया। उसके बाद उनके भैया ने कहा कि अभी के अभी बैग पैक करो और चलो। तब उसने कहा कि मेरी जो फ्रेंड आई है मैं उसको कहाँ छोड़ूँगी? तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकर चलो, जब तुम जाना तो इसको वापस कर देना, लेकिन इस बार तुम यहीं रहोगी, ठीक है? अलग से नहीं जाओगे, मैं इनकी अम्मी से बात कर लूँगा। उन सब ने बोला कि चलो कम से कम भाई ने इतना तो कहा। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पे अपने गाँव कुमरी लेकर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ईद का जो जश्न हो रहा था, पहुँचने के बाद थोड़ा-सा मनाने लगते हैं लोग अच्छे से। उसके बाद ये जो इनकी फ्रेंड जाती हैं कविता, ये भी जाती हैं, ये भी अच्छे से मनाने लगती हैं दोस्तों। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ बहुत हो गई थी, काफ़ी लोग मिलने-विलने के लिए आए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन इनके घर में कोई मिलने नहीं आया था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बाकी के लोगों से रिश्ता तोड़ कर रखते थे। इस तरह से दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचती हैं कविता, जब वहाँ पर पहुँच जाती, देखती ईद का फ़ंक्शंस ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो कविता कहती है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी के अभी घर जाना है। जब वो जाने के लिए मतलब कहती हैं कि ठीक है सुबह चले जाना, सुबह तो मैं भी चलूँगी ना। तो कहती है तेरे भैया मुझे लग नहीं रहा है तेरी सारी बैग्स उठाकर लेकर आए ना, मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे भैया तुमको यहाँ छोड़ेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे भरोसा ही नहीं है। तो कहती नहीं भैया ऐसे देखा तुमने कितने अच्छे से भैया ने तुमको भी कहा कि ठीक है तुम भी चलो। उसके बाद वो कहती हैं यार मैंने लड्डू गोपाल जी को बाहर नहीं निकाला, मतलब मैं क्या करूँ? तो कहती हैं अरे तू चल कमरे में। तो फरज़ाना जो है कविता को अपने कमरे में ले जाती हैं। वो लड्डू गोपाल जी को निकालते, वो किशमिश वग़ैरह लेकर आती हैं जो ड्राई फ्रूट्स होता है, वो कहती हैं लो इसी का भोग लगा दो। तो वो भोग लगाती हैं। वो भोग लगा ही रही थी दोस्तों, तभी वो उनके भैया आ जाते हैं। उनके भैया की नज़र सीधे लड्डू गोपाल जी पर पड़ती है। वो कहते थे ये क्या कर रही हो? तो कहती वो फरसाना धीरे से कहती भैया वो ना इनके भगवान जी हैं, तो वो इनको ला लेकर आई थी साथ में, तो इसलिए वो भोग लगा रही है। ना देखते ही उनके भैया गुस्से से वहाँ से टिमटिमाते हुए दोस्तों चले जाते हैं। मतलब बहुत तेज़ गुस्से में थे, वो चले जाते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं बोलती, वो कहती हैं फरसाना कि ऐसा है यार, सच कह रही थी तू कि तुझे यहाँ से मुझे भेजना ही होगा। मेरे भैया का गुस्सा बड़ा ख़राब है। वैसे तो तुझे वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उनका भरोसा नहीं है। इतना कहने के बाद दोस्तों फरजाना अपनी आपी को फ़ोन करती हैं। वो कहती है आपी आप कल के कल जीजा जी को भेज दीजिए। ये कविता को ले जाके उसके हॉस्टल छोड़ दें, वो बेचारी यहाँ पर फँस गई है। वो भी कहती हैं कि ठीक है, सुबह जो है मैं उनको भेज दूँगी, तुम परेशान मत हो। तो वो क्या करती हैं, फरज़ाना रात भर के लिए मतलब लेट जाती हैं, कहती हैं ठीक है लेटो, परेशान मत हो, सुबह छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। तो वो जैसे ही सोती हैं रात को दोस्तों, रात को 12 या 1 बजे का वक़्त होता है। फरज़ाना कहती हैं कि मेरे भैया मतलब कमरे में आए, 12 बजे का टाइम था, तो मेरी आँखें खुली, मैंने अपने भैया से कहा, "क्या बात है भैया, आप इतने समय यहाँ पर आए?" तो उन्होंने कहा, "कहाँ कहाँ है वो तुम्हारी दोस्त?" तो कहते हैं, "वो तो वहाँ सो रही है।" कहते हैं, "जो वो अपने साथ लाई है, कहाँ है वो? उसने मेरा घर जो नापाक कर दिया है बिल्कुल।" ये बात सुन कर के फरज़ाना उठ के बैठ जाती हैं। वो कहती हैं, "क्या कर दिया है? नापाक कर दिया है उसने?" वो कहती हैं, "हाँ, इस तरह के अपने भाई मतलब अपने भगवान को ला कर के उसने नापाक कर दिया मेरे घर को। अब मैं कभी भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कहाँ है वो भगवान? मुझे दिखाओ जल्दी से।" मतलब वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, पूरा घर उठ गया। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि जो अब्बू थे कि अब्बू ये क्या कर रहे हैं? फरसाना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा कि मेरी बहन मतलब मेरी फ्रेंड को कुछ मत करो, उसने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर ना जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप उसे सही सलामत छोड़ आइए। लेकिन दोस्तों उनका जो भाई था, वो एकदम आप कह लीजिए कि शैतान था। उसने क्या किया, लड्डू गोपाल जी को उसने उठाया और ले जा कर के वहीं पास के कुएँ में लड्डू गोपाल जी को फेंक आया दोस्तों।
ये देख कर के कविता की चीख निकल गई। चीख निकल गई, कविता वहीं पर बेहोश हो जाती हैं दोस्तों। बेहोश हो जाती हैं। बेहोश होने के बाद फरज़ाना ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं। कोई उस हैवान को रोकने वाला नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं था। कविता बेहोश हो चुकी थी, फरज़ाना चीख रही थी। उनके घर में उनकी अम्मी-अब्बू की चलती नहीं थी, बस वो भी खड़े होकर उनको बस कह ही रहे थे और वो आँखें दिखाया जा रहा था। वो कह रहा था, "अब ये लड़की घर नहीं जाएगी। अब ये लड़की जहाँ इसके भगवान गए हैं, वहाँ ये भी जाएगी।" इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये जो है मेरे घर में भगवान को खिला-पिला रही हैं, हाँ? मेरे घर में खिला रही है। मतलब उनकी भाषा इस तरह की थी कि बिल्कुल हैरान करने वाली। दोस्तों मतलब 3 सुबह का 3 बज रहा था, सारे लोग जग रहे थे। उस समय कविता बेहोश थी। जब कविता होश में आती है, तो डरते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि भैया मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हैं, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। दोस्तों कविता का उन्होंने फ़ोन छीन लिया। कविता बात करने वाली थी अपने घर में, उसने फ़ोन भी छीन लिया। उसके बाद दोस्तों कविता को उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा, क्योंकि कविता बार-बार ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला कर कह रही थी कि मेरा फ़ोन मुझे दे दीजिए। मतलब ये बिल्कुल हैवानियत पे उतर आए थे इनके भाई। उसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है, सुबह के 5 बज जाते हैं। वो कोई भी बात नहीं सुनते। अब सबको डर ये लग रहा था कि कविता के साथ कहीं वो कुछ गलत ना करें। लेकिन इन्होंने बस एक थप्पड़ के अलावा उसे कुछ कहा नहीं। उसके बाद उन्होंने सुबह उसका बैग फेंक दिया और उस लड़की को घर से बाहर धक्के देकर निकाला, बोला निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। और फरज़ाना को भी उन्होंने 2-3 थप्पड़ खींच कर मारे और बोले कि आज के बाद पढ़ाई के लिए तुम कदम घर से बाहर नहीं निकालोगी। ठीक है? अब तुम्हारी भी शादी होगी और तुम भी सीधे शादी के बाद ही घर का बाहर का मुँह देखोगी। ये सोच कर के फरज़ाना की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि कविता उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी, उसे फरज़ाना को अपनी फ़िक्र नहीं थी, फरज़ाना को थी कविता की फ़िक्र कि वो कैसे जाएगी। उसका भी फ़ोन छीन लिया गया था, कविता का भी फ़ोन छीन लिया गया था। कविता समझ नहीं आ रहा था, कविता वहीं बाहर पागलों के जैसे बैठी हुई रो रही थी। उसे कोई भी गाँव में अ, आश्रय देने वाला नहीं था कि कोई मतलब उसको गाँव में कह दे कि चलो मैं छोड़ आऊँ। वो बहुत एक हमारा वो कहती हैं फरज़ाना कि हमारा गाँव थोड़ा इस तरह से अजीब-सा है, तो नहीं गई। उसने कहा कि भैया मेरा फ़ोन दे दीजिए। उसके बाद उसके भैया ने उसको जब वो घर में फ़ोन माँगने आई कि भैया आप मेरा फ़ोन दे दीजिए, सब तो मैं अपने घर में फ़ोन करके बताऊँगी। उसके बाद दोस्तों उसने मतलब जो थे उनके भाई ने उन्होंने फ़ोन नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं, फ़ोन नहीं दूँगा, चुपचाप तुम निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो कुएँ के पास गई, कुएँ के पास अपने लड्डू गोपाल जी से कही, आपने मेरे लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया। आपने मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपको अभी के अभी पुलिस थाने भेज दूँ। ये सुन कर के उस जो मतलब बहुत वो चीख चिल्ला रही थी कविता, ये देख कर के फरज़ाना जो थी मतलब फरज़ाना मतलब बार-बार कह रही थी कि कविता चुप हो जाओ, लेकिन कविता चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि कविता बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसके लड्डू गोपाल जी को कुएँ के अंदर फेंक दिया गया था। उसके बाद दोस्तों कविता के अंदर ना जाने क्या हो गया था, उसे खुद भी उसको नहीं पता। उसके बाद उसके भैया आए, उसको उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए उसको अंदर लेकर गए। अंदर लेकर के उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उसने बोला कि अब ये लड़की यहीं बंद रहेगी। इसको मैंने ये मौका दिया था घर से भाग जाए, लेकिन ये नहीं चाहती थी ना, अब ये यहीं पर रहेगी। दोस्तों उन्होंने उसको 1 दिन पूरा दिन और रात लगातार उस कमरे में बंद रखा, ना उसको खाना दिया, ना पानी दिया, वहीं पर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मतलब कुछ भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर दोस्तों लड्डू गोपाल जी से वो हमेशा प्रार्थना कर रही थी कि हे कन्हैया, अब आप ही कोई मदद करिए, आप ही हैं जो एक मेरा सहारा हैं और कोई नहीं है। फरज़ाना भी यही कह रही थी कि हे लड्डू गोपाल जी, क्या आप सच में अगर आप हैं, अगर आपकी पूजा वो सेवा वो यहाँ तक करने चली आई आपको लेकर, तो आप मेरे इस भाई जो एक शैतान है ना उसके लिए आप कुछ तो कीजिए। फरज़ाना यही कह रही थी दोस्तों। उसके बाद उसके भाई जो थे इतने बुरे थे, उन्होंने कहा कि मतलब जो उसके भाई थे उसने कहा कि अब इस लड़की को भी मैं मार डालूँगा, मतलब इस घर में ही। मतलब ऐसी बातें वो सोच रहे थे। वो फरज़ाना ने ये बात सुनी। सुनने के बाद दोस्तों उस घर में जो उनकी भाभी थी, उन्होंने उनकी भाभी जो थी वो तुरंत फरज़ाना को एक फ़ोन देकर आईं। फ़ोन देकर आईं, फरज़ाना के पास भी फ़ोन नहीं था, उन्होंने फ़ोन दिया। फ़ोन देने के बाद फरज़ाना ने डायरेक्ट 100 नंबर पे कॉल लगा दिया। 100 नंबर पर कॉल लगाते ही पुलिस तुरंत घंटे भर भी नहीं बीते थे दोस्तों, पुलिस आ गई थी। क्योंकि थोड़ा दूर से आना पड़ता है, गाँव था वो, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो पुलिस वाले आकर कहते हैं कि यहाँ से मुझे किसी ने फ़ोन किया था। लेकिन फरज़ाना कहती हैं कि मैंने खुद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब कह रहे थे आखिर पुलिस वाले को बुलाया किसने? किस भाई के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने बुलाया है भाई पुलिस। ये देख कर के मेरे भाई का पारा चढ़ गया। मेरा भाई उसी समय मुझे
कुल्हाड़ी रखी थी वहीं पर उठा के मुझे मारने के लिए आए। तभी पुलिस वाले ने कहा कि अगर तुम मेरे सामने तुम इसे मार रहे हो, मेरे पीठ पीछे तुमने ना जाने क्या किया होगा। तभी फरज़ाना ने ज़ोर से चीखते हुए कहा कि ये इन्होंने मेरे सहेली को, मेरी फ्रेंड है उसको भी अंदर बंद कर रखा है, इसको भी निकलवाइए। उसके बाद दोस्तों वो मतलब बताती हैं तो पुलिस वाला एक जाकर के उसको निकाल कर ले आता है बाहर और ले आता है। उसके बाद कविता की हालत ख़राब हो चुकी क्योंकि उसने 24 घंटे हो गए थे, पानी तक नहीं पिया था। तो फिर उसको मतलब इलाज के लिए जो एक पुलिस वाली जो महिला होती है वो लेकर के चली जाती हैं कविता को। उसके बाद फरज़ाना कहती है कि भई मतलब पुलिस वाले से कहती है कि मुझे भी ले चलिए। मुझे पता है कि अगर आप चले जाएँगे ना तो ये मेरा भाई मार डालेगा। मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए यहाँ पर बुलाया था कि मेरी फ्रेंड को आज़ाद करवा दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप चले जाएँगे ना तो ये जो मेरा भाई है ना ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात सुन कर के पुलिस वाले ने कहा उसके भाई को पकड़ कर के वो ले गए दोस्तों। फरसाना ने अपने भाई के खिलाफ दिया बयान और वो ले गए पकड़ कर। 10 दिन के बाद उनका भाई छूट कर आ गया। उसके बाद फरसाना कहती हैं आ गया, मेरा भाई मुझे मतलब मारने के लिए फिर से उठा और मेरे भाई ने मुझे मार दिया था। मेरे भाई ने मुझे जो कहती हैं कि जो तौलने वाला सामान होता है जो तराजू जिसको बोलते हैं उसमें जो बटखरा होता है ना, उसने खींच कर के मुझे उसी से मारा था और मेरे दिमाग पर जा कर के वो चोट लगी थी। और मैं काफ़ी 2-3 महीने तक फरज़ाना कहती हैं कि मैं बेहोश थी और मतलब नहीं बेहोश नहीं, उन्होंने बताया कि मैं 2-3 दिन तक बेहोश थी, 2-3 महीने मेरा इलाज चला था। इलाज के दौरान मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मेरी फ्रेंड जो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छी थी, वो मुझसे दूर हो गई थी। मेरे घर परिवार वालों ने मेरे साथ इतना बुरा किया। उसके बाद फरज़ाना कहती हैं कि मैं उस घर में दोबारा लौट कर के नहीं गई मैं लौट कर। फिर उसके बाद मेरी बहन ने जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, बड़ी बहन है मुझे उन्होंने मुझे बुलाया और वहीं पर अपने ही परिवार में मेरी कहीं शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद दोस्तों फरज़ाना कहती हैं कि मुझे बहुत ही अच्छे नेक इंसान मिले हैं और उन्होंने एक बात ये भी बताई दोस्तों कि जब कुआँ मतलब काफ़ी वक़्त बीत गया, जब वो कुएँ को मतलब हटाया जा रहा था, तो कुएँ का जब पानी सूख चुका था, तो लड्डू गोपाल जी उसी में मिले थे और एक मतलब उन्होंने ये बताया कि एक चमत्कारी बात ये है कि लड्डू गोपाल जी के ऊपर बिल्कुल भी ना कीचड़ लगा हुआ था, ना पानी लगा हुआ था, ना वो कहीं से बिगड़े हुए थे। इतने समय के बाद कुएँ में रहने के बाद भी वो बिल्कुल के वैसे थे। 2 से 3 साल बीत चुके थे दोस्तों। फरज़ाना कहती हैं कि मैं फिर से उसी हॉस्टल में गई, मैंने कविता का नंबर पता किया, वार्डन से पूछा कि उसका एड्रेस दें और बहुत समय के बाद मैं एड्रेस उनका लिया और मैं पहुँची, तो वो जबलपुर में रहती थी। जबलपुर में जब पहुँची और मैंने उसके लड्डू गोपाल जी को लिया, मैंने उनके लड्डू गोपाल जी की कुछ दिन सेवा करी क्योंकि एड्रेस बहुत जल्दी नहीं पता चल रहा था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लड़ाइयाँ हो गई थी, वार्डन भी जान गई थी ये सब चीज़, तो एड्रेस नहीं दे रही थी। तो उन्होंने उनको समझाया, तो तब उसी दौरान वो कहती हैं फरज़ाना कि मैंने बहुत सेवा की लड्डू गोपाल जी की, जैसे मैंने देखा था उसको करते हुए। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर गई, उसके गाँव गई जबलपुर और जबलपुर पहुँचने के बाद मैंने उसको उनके लड्डू गोपाल जी को दिया। कविता की भी तब शादी हो चुकी थी और कविता की शादी हो चुकी थी, वो भी अपने ससुराल में नहीं थी, मायके में ही थी, आई हुई थी। वो मुझसे मिली, मुझसे गले लगी, मैंने सारी बातें बताई कि कैसे मेरे भैया ने मुझे मारा और मैं 6 महीने तक मेरी दवाइयाँ चली, हॉस्पिटल में रही मैं। उसके बाद मेरी शादी हुई, जो भी मेरे साथ बीता था मैंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने एक कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने मेरे भाई के खिलाफ एक मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं एक मतलब पुलिस वाले ही हैं, मतलब पुलिस में ही हैं, तो उन्होंने मतलब एक कड़ा एक्शन लिया और उन्होंने मेरे भाई को बंद करवाया जेल के अंदर क्योंकि मेरा भाई की दिमाग की हालत ख़राब है। उनके अंदर इतना गुस्सा है ना कि वो कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर ने इनको कहा कि इनको इलाज की ज़रूरत है। इनको इलाज के लिए आगरा ले जाया गया है। तो इसी तरह से मेरे भाई की ये हालत हुई और मेरे घर में मेरे माँ-बाप मुक्त हुए उनके इस तरह के लड़ाई झगड़े से, मार-पीट से। तो दोस्तों बस वो कहती हैं कि इसमें किसी का कसूर नहीं था। इसमें ना भगवान जी का, उनके लड्डू गोपाल जी का कसूर था, ना इसमें कविता का कसूर था। पता नहीं क्यों भगवान जी हमारे घर इसलिए आए थे, क्यों वे कुएँ में गए और क्यों कविता के साथ ऐसा हुआ। कहती हैं कि वो नहीं जानती, उनकी लीला वही जाने। लेकिन फरज़ाना ने कहा कि दीदी एक घटना घटित हुई। मैं आपकी स्टोरी एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते वक़्त सुन रही थी, तो मेरे सामने आई, तो मुझे वो अपना घटना याद आ गया बहुत पहले की। मैं शेयर नहीं करना चाहती, शायद आज मेरे भाई अगर बाहर होते, तो मैं ये घटना नहीं शेयर करती, लेकिन अब मुझे डर किसी का नहीं है, इसलिए मैंने आपसे ये घटना शेयर की। तो दोस्तों आज की थी इस घटना जो मुझे बहुत ही अच्छी भी लगी और बहुत अजीब-सी भी लगी। तो
इसमें अब लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ क्या कहें दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ ही तो होती हैं। लीलाएँ ना होती तो उनको उस दिन फ़ोन नहीं मिलता तो पुलिस वाले नहीं आते, शायद उनका भाई सच में कविता को मार दिया होता। तो ये हमारे कान्हा जी की लीलाएँ थी दोस्तों। वो बताकर लीलाएँ नहीं करते, वो चमत्कार नहीं करते, वो किसी के द्वारा लीला करवाते हैं। और हम आप सोचते हैं कि वो चमत्कार क्यों नहीं करते। तो आज की थी लीला कथा दोस्तों, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।